व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपको पता है कि ऑडियो लीक्स का ज़माना है। हर तरफ मुबैना जो ऑडियो लीक्स हैं खान साहब की मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ उनका जिक्र हो रहा है और ख़ास तौर पर एक ख़ातून का बहुत जिक्र हो रहा है जिनका ताल्लुक़ कालाबाग के मारूफ नवाब ख़ानदान के साथ है। तो ये ऑडियो लीक्स पता नहीं असली हैं नकली हैं। मैं उनके स्टेटस पे तो बात नहीं करूँगा कि ये उनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो क्या है, उसका फ़ैसला तो अदालतें कर सकती हैं या पाकिस्तान के अदारे कर सकते हैं। और ना ही मेरा मकसद किसी शख्सियत को ब्लेम करना है, ना ही किसी को टारगेट करना है। लेकिन इस हवाले से चंद नोन फैक्ट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ। सबसे पहले बात करते हैं नवाब ऑफ कालाबाग के ख़ानदान की, जिससे ताल्लुक़ रखने वाली जो एक ख़ातून पॉलिटिशियन है, उनके साथ खान साहब के ऑडियो लीक्स के हवाले से काफ़ी जिक्र हो रहा है। तो ये जो कालाबाग का नवाब ख़ानदान है, नवाब ऑफ कालाबाग फैमिली इसको कहा जाता है। इनका दरियाए सिंध पे एक बहुत बड़ा बंगला है जिसे बोर्ड वाला बंगला कहते हैं, जो नवाब साहब ने 1934 में उसको दरियाए सिंध के किनारे पे उसको इस्टेब्लिश किया था, बनाया था। और उस बंगले के हवाले से बड़े वाक़यात हैं तारीख़ में जिनका जिक्र मिलता है। जो नवाब ऑफ कालाबाग हैं उनकी शख्सियत पर बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, उनकी फ़ैमिली के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। नवाब ऑफ कालाबाग 1960 की दिहाई में अयूब खान के दौर में, अयूब खान के बाद पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत उनको समझा जाता था। ख़ास तौर पर वो गवर्नर थे मगरबी पाकिस्तान के, और मगरबी पाकिस्तान से मुराद उस वक्त के हमारे ये चारों सूबे थे जो अब अलग अलग सूबे हैं। उस वक्त ये अयूब खान साहब के 1 यूनिट की वजह से ये एक ही यूनिट था जिसे 1 यूनिट कहा जाता है। और इसका मकसद ये था कि जो बंगालियों की तादाद में अददी बर्तरी है उसको कम करके दिखाया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा सूबा था और ये चारों मिलके भी उतने बड़े नहीं बनते थे। तो इसलिए इनको इकट्ठा करके 1 यूनिट बनाया गया और इसके गवर्नर थे नवाब अमीर मोहम्मद खान साहब, जिन्हें नवाब ऑफ कालाबाग भी कहा जाता है। आपने एक मशहूर ड्रामा देखा होगा वारिस, उसमें भी एक मेन जागीरदार का किरदार था, वो इनसे मुतासर होकर लिखा गया था। नवाब ऑफ कालाबाग जो थे ये उनके बारे में बड़ी बातें मशहूर हैं कि बड़े सख्त थे, बड़े उनकी तबीयत के अंदर एक जुल्म और एक फिरौनियत वाला पहलू था उनकी शख्सियत में। इस हवाले से एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि गवर्नर हाउस लाहौर में कुछ सरकारी मेहमान आए हुए थे, मुबैना तौर पर शायद ईरान से कुछ मेहमान आए हुए थे। तो नवाब ऑफ कालाबाग की ख्वाहिश थी कि उनके सामने उस वक्त की मशहूर ज़माना फ़िल्म एक्ट्रेस नीलो बेगम जो है वो आके रक्स करें। तो नीलो बेगम को जब ये रक्स का कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, और उसके बाद ये कहा जाता है कि नीलो बेगम को गिरफ्तार करके गवर्नर हाउस में लाया गया और हथकड़ियाँ उनको लगी हुई थी और उन्हें कहा जा रहा था कि आप रक्स करें। नीलो बेगम के इनकार की वजह से वो जो रक्स व सरूद की महफिल थी वो ना हो सकी, लेकिन जो नवाब ऑफ कालाबाग थे उन्होंने नीलो बेगम को अपने इंतकाम का निशाना बनाया और उन पर पर्चे शर्चे करवाए, जो उस दौर में बड़ा एक जागीरदारों का हथियार होता था आम आदमी को दबाने के लिए। इसी तरह उनको दबाने की कोशिश की गई। बाद में जो रियाज शाह साहब थे उन्होंने इस वाक़े के ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई जिसका पर्सपेक्टिव उन्होंने फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी को रखा, और ज़रका उस फिल्म का नाम है। और उसमें उन्होंने हबीब जालब साहब ने जो नज़म इस वाक़े पे लिखी हुई थी कि तू के ना वाक़फ़े अदाब ग़ुलामी है, अभी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। उस वक्त चूँकि ये पॉसिबल नहीं था कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई फिल्म बनाई जाए कि पाकिस्तान के गवर्नर हाउस में कुछ इस तरह के जो काम हुए हैं उनको फिल्माया जा सके, तो उन्होंने इसको फ़लस्तीनी पर्सपेक्टिव में, जो फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी है उसके पर्सपेक्टिव में एक फ़िल्म बनाई और उसका नाम रखा उन्होंने ज़रका। और उसमें उन्होंने इस सिचुएशन को फिल्माया और इस गाने को भी फिल्माया, और ये सारी चीज़ उन्होंने नीलो बेगम के ऊपर ही फिल्माई। ये आप YouTube पे जाके गाना देख सकते हैं। तो जो नीलो बेगम के बेटे हैं, रियाज शाह साहब के जो बेटे हैं, उनका नाम शान साहब है, और आजकल आपको पता है कि उनकी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर किस कदर इज्जत है उनकी एक्टिंग की वजह से, और किस कदर वो पॉपुलर हैं। बल्कि उन्हें अगर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का नंबर 1 एक्टर कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ वो जो लोगों की बेटियों को उठाकर और उन पर टॉर्चर करके उनसे रक्स करवाने की कोशिश करते थे, आज देखें कि उनकी पोतियों के मीडिया में किस तरह से डिस्कस किया जा रहा है उनको, और उनके जो ख़ानदान की जो अज़मत थी जिसको जुल्म बर्बरियत के ऊपर इस्तवार किया गया था, आज वो अज़मत कैसे सोशल मीडिया पे पामाल हो रही है। और ये इनके ख़ानदान के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जब ये गवर्नर जनरल थे
उस वक्त जब इनकी फैमिली कालाबाग में बाज़ार में आती थी तो बाज़ार बंद हो जाता था कि किसी की नज़र इनकी फैमिली पे ना पड़ जाए। बग्गियों में सवार इनकी फैमिली पर्दों में सफ़र करती थी, और अगर वो रात को निकलते थे तो लाइटें बंद हो जाती थी, और अगर दिन को निकलते थे तो दुकानें बंद हो जाती थी। ये इनके ख़ानदान में पर्दादारी का आलम था। और फिर अल्टीमेटली कहा जाता है कि जो आयला मलिक की वालदा हैं, उन्होंने पर्दा नहीं किया तो नवाब साहब ने उनको थप्पड़ मारा, और जिस पे इनके घर में लड़ाई हो गई, और उसी लड़ाई झगड़े के नतीजे में या किसी और वजह से जो अमीर मोहम्मद ख़ान साहब नवाब ऑफ कालाबाग थे उनको कत्ल कर दिया गया। उसमें उनके 2 बेटों का जिक्र होता है, एक मलिक मुजफ्फर का और एक असद का। और कहा यह जाता है कि इन्होंने अपनी भाभी या बड़े भाई की वजह से, मलिक अल्लाह यार की वजह से अपने वालिद को कत्ल किया है। अब अल्लाह जाने उनके घर की बात है, लेकिन एक बात तयशुदा है कि ये नवाब ऑफ कालाबाग का जो कत्ल है वो उनके घर में हुआ और उनके फैमिली मेम्बर्स के हाथों हुआ। इसको कहते हैं मकाफात अमल। आप देखिए कितना बड़ा ख़ानदान, और एंड नतीजा क्या हुआ, सिर्फ इसलिए कि उनके यहाँ लोगों के लिए प्यार मोहब्बत की जगह एक रियासती जबर और एक जागीरदाराना सोच जो थी वो उनके यहाँ हावी थी, और उसका नतीजा ये था कि आम लोगों को कुछ समझा नहीं जाता था। और फिर देखें कि वो ख़ानदान किस तरह से आज सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। हालांकि सारे उस ख़ानदान के लोग इस तरह के नहीं थे। नवाब साहब के बेटों में इज़्ज़त ज़िंदगी गुजारी है जिन्होंने, और जिनका बड़ा इज़्ज़त और मकाम और मर्तबा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप कुछ करते हैं उसका खमियाजा आपकी नस्लों को भुगतना पड़ता है। इसी को मकाफात अमल कहते हैं और इसी को इंतकाम कुदरत कहते हैं। आइए अब बात करते हैं आयला मलिक साहबा के हवाले से कि उनका ब्रॉटअप कैसे और किन हालात में हुआ। 6 अक्टूबर 1970 को वो पैदा हुई जब तो तब इमरान खान अपना अंडर 19 पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे। 71 में अंडर 19 की टीम के साथ ये बांग्लादेश गए हैं। जब ये कहते हैं जब मैं वहाँ गया हूँ तो मुझे पता चला कि बंगाली हमसे कितना दूर हो गया। तो उन दिनों जब खान साहब अंडर 19 खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, तब आयला मलिक पैदा हुई 1970 में। उसके बाद उन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो इस्लामाबाद के फ्रॉबल्स इंटरनेशनल स्कूल से मैट्रिक किया। FA करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, वो नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने कुछ जाली डिग्रियां सबमिट करवाई इलेक्शन कमीशन में, जो इससे साबित हो गया कि उनकी डिग्रीज जाली हैं। तो मतलब उनकी जो आखिरी सनद है उनके पास वो मैट्रिक ही रही। उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी जो है वो उन्होंने मलिक फैमिली के अंदर ही की, और उनका ख्याल है कि वो लोग बहुत लिबरल थे और इनका उनके साथ गुजारा नहीं हो सका। दूसरी शादी उन्होंने यार मोहम्मद रिंद से की, जो बलूचिस्तान के एक बड़े नामवर पॉलिटिशियन है और एक बहुत बड़ा कबीला है। और उनके यहाँ उनको मसला ये था कि वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, पहले बहुत ज़्यादा लिबरल थे, दूसरे कंजर्वेटिव थे। उन्होंने इनके बकौल इनको बुर्का पहना दिया और घर में बंद कर दिया। 2 साल ये कैद तन्हाई का शिकार रही और उसके बाद इन्होंने वहाँ से भी डिवोर्स ले ली। लेकिन ये याद रखिए कि जो पहली शादी है उनकी MNA बनने से पहले हुई है। उनका जो सियासी करियर है वो शुरू हुआ है। फारूक लगारी साहब जो थे इनके मामू थे, उनकी एक जमात थी मिल्लत पार्टी। तो ये मिल्लत पार्टी में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थी, उनके यहाँ मीडिया भी देखती थी। उसके बाद जब 2002 में जब मुशर्रफ ने इलेक्शंस करवाए हैं तो उसमें काफ लीग के साथ बाकी जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमातें हैं उनका इत्तेहाद करके कौमी इत्तेहाद टाइप कोई चीज़ बनाई गई थी। उसमें मिल्लत पार्टी भी शामिल थी, और उन्हीं 2 टिकट्स पे ये 2 बहनें जो है मुंतखब हुई, सुमेरा मलिक साहबा और आयला मलिक। ये 2002 में कौमी असम्बली में जब पहुंची तो वहाँ पर इमरान खान साहब भी अपनी अकलौती सीट के साथ मौजूद थे। और इमरान खान ने इन्हीं ऑडियो लीक्स में एक जगह कहा है कि उस वक्त असेंबली में 4 पुरकशिश खवातीन थीं, जिसमें 2 बहनें सुमेरा मलिक, आयला मलिक थीं, जिनके बारे में उन्होंने अपनी कोई फैंटेसी का भी इजहार किया। लेकिन मैं उसके ऑडियो के ज़्यादा कंटेंट पे नहीं जाऊंगा, वो मेरा नहीं ख्याल इस काबिल है कि उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाए। दूसरी 2 खवातीन का जिनका वो जिक्र करते हैं वो कशमाला तारक हैं और हिना रब्बानी खार हैं। ये 4 खवातीन थीं जो 2002 से लेकर 2007 की असेंबली में खान साहब के नज़दीक काफ़ी पुरकशिश थीं। उसी दौरान आप देखें कि ऑडियो में जो बात हो रही है, जब वो गॉसिप्स की बात करती हैं इनके साथ, पॉलिटिकल गॉसिप्स की, जहाँ वो 2 चार्लीज 2 ट्रांस का जिक्र करती हैं। 2 चार्लीज वो कहती हैं चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई को, और उसमें एक बड़ा नाजेबा चौधरी शुजात का एक सेनेटर खातून के साथ वाक़या भी सुनाती हैं वो। और ट्रांस कहती हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जब वो हार स्टील का जिक्र करती हैं और वो कहती हैं कि जी परवेज़ लाई ने हार स्टील वालों को डराया धमकाया था, वो अब ट्रांस के पास पहुंच गए हैं, ट्रांस अब इनसे इंतकाम लेंगे। मतलब ये सारी बात जो हो रही है ये 2007 के इलेक्शन से पहले हो रही है, जब चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात साहब
ड्राइविंग सीट पे थे परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में। दूसरी चीज़ ये है कि ये 2007 तक उस असेंबली की जब मेंबर रही हैं, तो उसके बाद 2010 में पाकिस्तान में एक वेव चलना शुरू हुई जनरल कियानी और जनरल पाशा के दौर में, और उस वेव का मकसद यह था कि प्रोजेक्ट इमरान खान को ऑन करना है, क्योंकि इन दो बड़ी सियासी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई सियासत में अमल दखल ना रहे। COD आपको पता है उन्होंने साइन किया था, फिर जब इन्होंने दोनों ने मिल के मुशर्रफ का मुआखजा करने की कोशिश की और बावजूद कोशिश के जनरल कियानी मुशर्रफ साहब के लिए कुछ नहीं कर सके, तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास एक थर्ड फोर्स होनी चाहिए जो हमारी मर्जी से खेले, तो उन्होंने इमरान खान को प्रमोट और सपोर्ट करने का फैसला किया। और फिर 2011 में आयला मलिक जो हैं वो PTI में शामिल हो गई, और वो जो पहले एक इनडायरेक्ट था कि वो किसी और पार्टी में थी, पार्लियामेंट की रुकन थी, इमरान खान भी पार्लियामेंट के रुकन थे, तो इनके बीच में कुछ वो ऑडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इमरान खान साहब कहते हैं बच्चे आने वाले, तो ये बच्चे वही थे जुमाइमा और इनके बच्चे। तब मेरा ख्याल है इनकी 2002-3 में शादी कायम थी, 2004 के बाद इनके कुछ हालात ख़राब हुए। तो ये वही दौर है, क्योंकि बेशुमार हवाले उस जो 15 मिनट वाली ऑडियो उसमें मिलते हैं, जिसमें मुबैना तौर पर इनसे कोई खातून कह रही होती है कि मेरे पास बड़ी पॉलिटिकल ख़बरें हैं, तो वो मैं तुम्हें इन्फॉर्म किया करूँगी, और ये भी कहते हैं हाँ मुझे किया करो। अच्छा, 2011 में वो इनकी पार्टी की बाकायदा जब मेंबर बनी है, तो उसकी वजह से फिर खान साहब ने उनके लिए पार्टी का बड़े लोगों को पार्टी में नाराज़ किया। सबसे पहले उन्होंने नाराज़ किया अहमद जवाद साहब को, जिन्होंने अपने पैसों के साथ एक PTI का पहला सोशल मीडिया सेटअप लगाया था, और जो उनकी सोच थी कि हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पार्टी की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपने पैसों से एक सेटअप कायम किया। और जब वो अपने उस सेटअप में गए तो उन्हें रिसेप्शन पर रोक लिया गया और उन्हें कहा गया जी किधर, जरा अपना सारा काम आप करके तो वो जगह बना रहा सी, उन्हें भी अंदर जान नहीं दिता गया। उसने जब खान साहब से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा आयला बड़ी कीन है, बड़ी उसकी ख्वाहिश है कि वो सोशल मीडिया को डील करे, तो आप उनको करने दें, छोड़ें आप, मैं आपको कुछ और बता दूंगा, वैसे है तो सारा कुछ आपका, तो ये तो ये अहमद जवाद साहब ने बात अपने एक इंटरव्यू में बताई है कि उनके जो सोशल मीडिया सेटअप है उसको हाईजैक किया है इन मोहतरमा ने आते साथ ही पार्टी में। फिर अगर आप डॉक्टर फौजिया कसूरी को सुने गौर से, तो वो उनकी जो PTI के साथ बड़ी नाराज़गी थी, उनमें एक वजह आयला मलिक भी थी। वो बार बार इनका जिक्र करती थी कि ये एक पैरा ट्रूपर हैं, ये कहाँ से आ गई हैं, इनकी PTI के लिए स्ट्रगल क्या है। तो अब आप उनको भी जवाब मिल गया हो गया कि उनकी क्या स्ट्रगल है PTI के लिए। फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि 2013 के इलेक्शन में खान साहब ने मियाँ वाली सीट जो थी वो छोड़ दी, और जो पिंडी वाली सीट है वो रख ली। मियाँ वाली सीट छोड़ने का मकसद ये था कि वहाँ से आयला मलिक को टिकट दिया जाए और ये जीत के कौमी असम्बली में आ जाए, क्योंकि जो मियाँ वाली का इलेक्शन था उसमें आयला मलिक ने, क्योंकि खान साहब काफ़ी हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मियाँ वाली का इलेक्शन ज़्यादातर आयला मलिक ने मैनेज किया था। आयला के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो बचपन से स्पोर्ट्स गर्ल मशहूर हैं, उन्होंने पाकिस्तान लेवल की बैडमिंटन खेली हुई है, उनका निशाना बड़ा अच्छा है। और एक दफ़ा इलेक्शन रैली पे उन पर फायरिंग हुई थी, तो उन्होंने छुपने की बजाय उन्होंने हमलावरों पे खुद भी आगे से फायरिंग की थी। वो कहा जाता है कि बड़ी कमाल की शूटर हैं। आगे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कैसे निशाने लगाए हैं उन्होंने। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि जब ये मियाँ वाली का इलेक्शन का टिकट का फैसला हुआ कि आयला मलिक वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी, तो इनके जो कज़न है इनामुल्लाह नियाज़ी और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, वो इसी बात पे इनसे नाराज़ हो गए, और उसके बाद उस इलेक्शन के बाद उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए, क्योंकि इनामुल्लाह नियाज़ी ये समझते थे कि जितनी उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं और वो पार्टी के नायब सदर चुने गए हैं और वो बड़ा क्लोज है इमरान खान के, तो उनका ख्याल था कि ये हमारा आबाई हल्का भी है। वो नून लीग की तरफ से MPA का इलेक्शन उस सीट से लड़ते रहे। वो समझते थे कि टिकट हमें मिलना चाहिए, लेकिन जब टिकट आयला मलिक को मिल गया तो वो भी नाराज़ हो गए, और उस दिन से उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। ये 2013 के इलेक्शन की बात है। फिर इसमें ये हुआ कि इमरान खान साहब ने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए जब आयला ने दुनिया TV ज्वाइन किया। वो क्लिप्स भी आजकल आप हर जगह देख सकते हैं कि उसमें भी उन इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने खान साहब के साथ बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू की।
अच्छा, उसके अलावा पीटीआई के अंदर इनके बारे में बड़ी रेजिस्टेंस पाई जाती थी। लोग ये समझते थे कि ये बड़ी बाद में आई हैं, मतलब 2011 में आई हैं, और इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है पार्टी के अंदर। ये जिसको चाहती हैं वो पार्टी में आ जाता है, जिसको चाहती हैं पार्टी से निकलवा देती हैं। इस तरह की इनके बारे में बातें मशहूर होना शुरू हो गई थी ये 2012-13 इसी दौर में। 2013 का जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, डॉक्टर एस बाबर कहते हैं, जिन्होंने ये केस दायर किया हुआ था फॉरेन फंडिंग का, उनके बकौल 70 लाख रुपया आयला मलिक को 2013 के इलेक्शन के लिए दिया गया पार्टी की तरफ से। मतलब टिकट भी दिया गया है पार्टी का और पार्टी फंड भी दिया गया है 70 लाख रुपया फॉरेन फंडिंग में। अब ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला जब आगे तूल पकड़ेगा तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि आयला जी का ट्रायल हो जाएगा और ये चीज़ भी सामने आ जाएगी कि ये 70 लाख उन्हें क्यों दिया गया और किस मकसद के लिए गया। ये तो खान साहब ने फॉरेन फंडिंग के पैसे इस तरह बांटे हैं जैसे अन्ना वंडे रियोड़ियां ते मुड़ मुड़ अपने। पीटीआई के अंदर खान साहब का और आयला मलिक का नाम इस तवातर से लिया जाता था और आयला मलिक का जो इन्फ्लुएंस है उसका जिक्र इस तरह से किया जाता था कि पीटीआई के बहुत से लोग ये समझते थे कि अनकरीब आयला मलिक और खान साहब की शादी हो जाएगी। रेहाम खान अपनी किताब में लिखती हैं कि ये शादी इसलिए नहीं हो सकी कि एक दिन इनका आयला मलिक का बॉयफ्रेंड इमरान खान के पास आया और उसने आके कहा कि या तो आप इससे शादी कर लें और इसको घर बिठाएं या फिर आप इसकी ज़िंदगी से निकल जाएं और मुझे इससे शादी करने दें। रेहाम के मुताबिक इमरान खान ने उन दिनों में कुछ अरसे के लिए पसपाई इख्तियार कर ली और इनके साथ अपने राब्ते ख़त्म कर दिए आयला मलिक के साथ। और इस अरसे के दौरान ये जो 2002 से 2017 का दौर बनता है, क्योंकि 2017 में आके आयला मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि वो अब पीटीआई का हिस्सा नहीं है और उन्होंने पीटीआई छोड़ दी है। बाकायदा तौर पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी 2017 में। तो अगर हम इन 15 सालों को देखें तो इन 15 सालों में खान साहब ने रेहाम खान से शादी की। पहले तो वो जमाइमा वाला उनका मामला ख़त्म हुआ, फिर रेहाम खान से शादी हुई, फिर तलाक हुई। और इसी अरसे में आयला ने यार मोहम्मद रिंद साहब से शादी की और फिर उनकी डिवोर्स हुई। तो 2017 में आगे उन्होंने पीटीआई को छोड़ा। ये वो कुछ नोन फैक्ट थे जो मैं ये चाहता था कि किसी वीडियो में आपके सामने रखे जाएं। और जो ऑडियो वाला मामला है उससे मैं अभी फिर दोबारा कह देता हूं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना हम ये कहते हैं कि ऑडियोज़ ठीक है, ना हम ये कहते हैं कि ऑडियोज़ ख़राब हैं या गलत हैं। ये कोई अदारा, कोई फोरेंसिक लैब, कोई न्यूट्रल फोरम ये फैसला कर सकता है। लेकिन हमारी कोशिश सिर्फ ये थी कि इस हवाले से जो नॉन फैक्ट मीडिया में छप चुके हैं, जिनके ऊपर बात की जा सकती है, जो एविडेंस के तौर पर पेश किए जा सकते हैं, वो नॉन फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएं। बाकी खान साहब को इन ऑडियोज़ की वजह से पॉलिटिकली कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसका फैसला अवाम ने करना है। और हम ज़ाती तौर पर यह समझते हैं कि इस तरह की किसी के पर्सनल ऑडियोज़ को पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए रिलीज़ करना या सोशल मीडिया पे डालना, ये इंतहाई मायूब हरकत है। जिसने ये रिकॉर्ड की है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने ये रिलीज़ की उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये सच हैं तो। अगर इनकी कोई रियलिटी है, अगर कोई रियलिटी नहीं है तो जिसने ये फेक ऑडियोज़ बनाई है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी किसी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।